हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में। भाई हिंदी की ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम व्याकरण यानी कि वर्णमाला जो है हिंदी की, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर टॉपिक्स हैं उस वर्णमाला के, वो सारे के सारे इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। देखो ये बिफोर एग्जामिनेशन यानी कि एक रिवीजन की तरह काम करेगी ये वीडियो, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, उत्तराखंड टेट हो चाहे सी टेट हो यूपी टेट हो, सभी में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक नजर जरूर देखना वीडियो के, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिसमें वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, यहाँ से बहुत सारे व्याकरण में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हिंदी जहां पर भी पूछी जाती है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को वर्णमाला से, हिंदी की वर्णमाला से। तो देखो ये नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अब देखो इनको समझेंगे कैसे कि वर्णमाला क्या होती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, एक एक लाइन को ध्यान से समझना, ध्वनि होती है। और इस ध्वनि को क्या बोलते हैं भाई, वर्ण बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे, उसको ध्वनि। और इस ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं भाई, वर्ण बोलते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे वर्ण होते हैं उनको जब हम अरेंज कर देते हैं अच्छे, तो उसके व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है भाई, 52। ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में हिंदी के पूछे जाते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, पहला स्वर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन। बात क्लियर। पहले जो होते हैं वो स्वर है और दूसरे क्या है, व्यंजन। अब इन स्वर और व्यंजनों को ही हमें समझना है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, मुक्त रूप से जिनको हम बोलते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास स्वर। अब स्वर के कितने प्रकार होते हैं, देखिए पहला जो प्रकार होता है स्वर का, उसको हम बोलते हैं मूल स्वर, हिरिस या दीर्घ स्वर या लघु स्वर या फिर प्लुत स्वर। तो कितने प्रकार हो गए यहाँ पर, तीन प्रकार हो गए। पहला प्रकार जिसको हम बोलते हैं मूल स्वर, या फिर इसी को हम हिरिस स्वर बोलते हैं, और इसी को लघु, लघु मतलब छोटे जो होते हैं, छोटे जो वर्ण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर। फिर आता है दीर्घ यानी कि बड़े जितने भी स्वर होते हैं हमारे। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। तो पहले देखते हैं मूल स्वर कौन से होते हैं, जिसमें आ, ई, उ, री, ये सब क्या है हमारे पास, लघु स्वर हैं, ये छोटे हैं, है ना, और इनको स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं। बात करें अगर दीर्घ स्वर की, अब दीर्घ स्वर में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, तो ये सारे के सारे जितने भी स्वर हैं ये कैसे हैं, दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर में क्या आता है, ओम। बात क्लियर। तो स्वर के कितने प्रकार हो गए, हमने देख लिए तीन प्रकार हो गए स्वर। स्वर वर्णों के जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण ऐसे होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, क्या कहेंगे, इनको स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं भाई, मूल स्वर कहलाते हैं, या हिरिस स्वर कहलाते हैं, या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ। यही मैंने आपको समझाया है। स्वरों के प्रकार में जो पहला प्रकार है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जैसे आ, ई, उ, बहुत ही कम समय लग रहा है, और अगर हम ज्यादा समय दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हिरिस स्वरों से अधिक समय लगता है उनको क्या बोलते हैं भाई, दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो इनको बोलने में हमें टाइम लग रहा है, तो कैसे हो गए, ये दीर्घ स्वर कहला रहे हैं। बात करते हैं अभी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वो कैसे कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। जैसे ओम, देखो जो हमने बोला ना, पूरा वर्ड बोलने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। पहले जैसे अगर हम बोल रहे हैं छोटा आ यानी कि आ, ये हो गया हिरु स्वर, आ ये हो गया दीर्घ स्वर, और ओम इसको बोलने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो ये हो गया प्लित स्वर। तो ये हुई हमारी स्वरों की कहानी। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, स्वरों की संख्या होती है हमारे पास 11। अयोग व स्वर कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं। कुल स्वर कितने हो गए हमारे पास, 13 हो गए। तो कंफ्यूज मत होना, स्वरों की संख्या 11, अयोग वह स्वर इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो अयोग वह कितने होते हैं, 2। अब टोटल संख्या कितनी हो गई भाई, 13 स्वर हो गए, जिसमें ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, ए, ओ, अंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्वरों की संख्या हो गई, जिसमें 2 अयोग वाह हो गए, यानी कि ये लास्ट वाले जो 2 हैं, ए और ए, तो ये अयोग वाह स्वर हो गए हैं। अब देखते हैं
अनुस्वार के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं और विसर्ग क्या होता है। देखो अनुस्वार क्या होता है, जब हम किसी शब्द के ऊपर बिंदी का प्रयोग कर देते हैं, इस डॉट का प्रयोग कर देते हैं लिखते हुए, तो उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। विसर्ग क्या होते हैं, देखो जैसे ए है और इसके पीछे मैं ये दो डॉट लगा दूंगा तो ये क्या कहलाते हैं, दोनों डॉट, ये कहलाएंगे हमारे पास विसर्ग। बात क्लियर हुई यहाँ तक की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वरों का वर्गीकरण। अब किस तरीके से हम स्वरों को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला होता है मूल स्वर, हिरिस स्वर, लघु स्वर, जो अभी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा दीर्घ स्वर, ठीक है। अब आता है दीर्घ संधि स्वर और सजातीय स्वर, ये नया है। इसमें क्या कौन कौन से स्वर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये कितने होते हैं हमारे पास, ये होते हैं 3। संयुक्त स्वर और विजातीय स्वर कितने होते हैं हमारे पास, 4। यानी कि वर्गीकरण कर दिया है हमने सबका। मूल स्वर में कितने आ रहे हैं हमारे पास, मूल स्वर में आ रहे हैं हमारे पास 4 स्वर। दीर्घ स्वर में कितने आ रहे हैं हमारे पास, 7 स्वर। दीर्घ संधि स्वर में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3। संयुक्त स्वर हमारे पास कितने हो गए, 4। तो ये हमने एक तरीके से वर्गीकरण कर दिया है। अब देखते हैं संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। संयुक्त का मतलब दो स्वरों को मिलाकर एक नया जब स्वर बनता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब कंबाइंड जिसको कहा जाता है। जैसे छोटा आ प्लस बड़ी ई क्या बनाएगा, ए बनाएगा। छोटा ए प्लस ए बड़ा ए बनाएगा। तो ये क्या है, संयुक्त स्वरों की कैटेगरी हो गई। देखो संयुक्त स्वरों में हमने कितने देखे थे, 4 प्रकार देखे, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, ए, ओ और ओ, ठीक है। तो ये दो स्वरों को कंबाइन करके बनाए जा रहे हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं हिंदी व्याकरण में कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है। कंठीय स्वर किसको बोलते हैं, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन दे देगा ए और आ। कंठ मतलब जो गले से बोले जाते हैं उन स्वरों के बारे में, यानी कि उच्चारण करते समय किस तरीके से हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उसके आधार पर भी हमने उसको वर्गीकृत किया है स्वरों को। पहले होता है कंठीय स्वर। कंठ का मतलब होता है गला, यानी कि ए आ, कहां से ध्वनि कहां से उत्पन्न हो रही है, हमारे गले से हो रही है। दूसरा आता है तालव्य स्वर, यानी कि जो तालु से बोले जाते हैं आपके, जैसे ई, बड़ी ई, तो ये क्या है, ताल से। ओठ स्वर, अब ओठ स्वर कौन से होते हैं, जो हमारे होठों से बोले जाते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ। मूर्धन्य स्वर वेरी इंपॉर्टेंट, मूर्धन्य तो बहुत, जैसे रिरी, मूर्धन्य स्वर में कौन सा आता है, रिरी। कंठ तालव्य यानी कि गले और तालु से दोनों से बोले जाएं, जैसे ए, बड़ा ए। कंठ ओष्ठ यानी कि गले और ओठ दोनों से, जैसे ओ। तो ये हो गए हमारे उच्चारण के आधार पर कि उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे गले से बोला हमने, ताल से बोला, ओष्ठ से बोला, मूर्धन्य से बोला, रिरी आता है इसके अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, अग्रस्वर, यानी कि जो जीभ होती है, जिह्वा होती है हमारी, उससे हम उच्चारण किस तरीके से करेंगे, तो अग्र स्वर होते हैं ये। मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। अर्ध स्वर जो अगले भाग से बोले जाते हैं, मध्य स्वर जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, और पश्च स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, जैसे आ, ओ। तो ये कितने हो गए, पश्च स्वर 5 होते हैं, मध्य स्वर ए 1 होता है, अग्र स्वर हमारे पास कितने होते हैं, 4 अग्र स्वर होते हैं। तो ये हुई बात हमारी। अब आते हैं स्वरों के बाद हम व्यंजन पर, ठीक है। स्वर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे हम व्यंजनों पर। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ध्यान देना, वर्णों के हमने 2 प्रकार किए थे। पहला क्या था, स्वर, दूसरा था व्यंजन। स्वर हमने देख लिया, हम आते हैं व्यंजन। देखो स्वर क्या होते हैं, जो मुक्त रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। उनमें किसी भी दूसरे वर्णों की हमें आवश्यकता नहीं होती, मुक्त रूप से बोले जा रहे हैं। व्यंजन क्या है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसमें 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के हो गए आपके, 6 प्रकार के। पहला स्पर्शी और स्पर्श व्यंजन, जिसमें आगे कै से लेकर मैं तक के जितने भी होते हैं हमारे पास, वो क्या है, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और ये कितने हमारे पास, संख्या इनकी 25 है। उसके बाद आता है दिगुगुणु व्यंजन, इसकी संख्या हमारे पास 2 है। अनुनासिक और नासिक, इसकी संख्या हमारे पास कितनी है भाई, इसकी संख्या 5 है हमारे पास। अंत्य व्यंजन कितने हैं हमारे पास, 4 है, जैसे या, रा, ला, वा। ये क्या है, अंत्य व्यंजन। अब इसमें स्वर की भी सहायता ली जा रही है, तो वो क्या हो जाते हैं भाई, व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्मा उच्चारण में जिनके ऊष्मा निकलती है,
है ना, हीट निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं या फिर संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4, जैसे शा, घा, शा, हा। तो ये जो है व्यंजन ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, जैसे क्षत्रिय, ज्ञ, श्रेय। तो ये क्या है, हमारे पास 4 होते हैं संख्या में, ये लिखे गए हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे नोट्स में टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं जो वर्ग तालिका होती है, तो हम इनको किस तरीके से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। अब इसके जो स्पर्शी, इसमें जो व्यंजन आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए का वर्ग में जो व्यंजन आते हैं उसमें का, खा, गा, घा। ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन सा है, इसमें हा है। कहाँ, कैसे, कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। ये उच्चारण का स्थान क्या होता है इनका, कंठीय व्यंजन, यानी कि गले से बोले जा रहे हैं। चा वर्ग क्या होता है, चा, छा, जा, झा, है ना, तो ये कैसे, तालव्य, यानी कि तालु से बोले जा रहे हैं। टा वर्ण में क्या होता है, मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या होता है भाई, तालु और जीभ के उल्टे भाग से जो बोले जाते हैं, जैसे टा, ठा, डा, डा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ता वर्ग क्या होता है, ता, था, दा, घा। ये दंत का, यानी कि दांतों का इस्तेमाल किया जाता है इसके उच्चारण के लिए। पा वर्ग क्या होता है, इसमें ओष्ठ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम अपने होठों का इस्तेमाल करते हैं, पा, फा, बा, भा। तो ये हो गया ओष्ठ्य व्यंजन। बात क्लियर हुई। तो ये हमारे क्या था, वर्ग के हिसाब से थे व्यंजन, जिसमें का वर्ग आ गया, चा वर्ग आ गया, टा वर्ग आ गया, ता वर्ग आ गया और पा वर्ग आ गया। तो पा वर्ग कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन। तावर कौन से कहलाते हैं, दंत्य व्यंजन। टावर कौन से कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। चावर क्या हो गया हमारे पास, तालु से जो बोले जाते हैं, तालव्य। कावर क्या हो गया, जो कंठ से बोले जाते हैं। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना अपने, ये टेबल से यहाँ से आप बहुत क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर भी हिंदी ग्रामर आपकी पूछी जाती है। बहुत हेल्प करेंगे आपके सी टेट में, यूपी टेट में और उत्तराखंड टेट में, जहां भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। अब जो पोर्शन में डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये लास्ट का पोर्शन है, ये और देख लेना आप, क्लियर हो जाएगा आपका जो वर्ण है जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कैसा कहलाता है भाई, अल्प प्राण कहलाता है। बात क्लियर हुई। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो कहलाता है अल्प प्राण। कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, तो आप हम पता ही नहीं लगा सकते। अब वर्ग कौन से हैं, वर्ग होते हैं जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में जैसे का वर्ग में जो पहला हुआ, तीसरा हुआ, तो ये क्या है, अल्प प्राण हुआ। बात क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास महाप्राण व्यंजक कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ग होता है। देखो महाप्राण में कैसे हो गए, इवन, इवन वाले। अल्प प्राण में क्या हो गए, ओड वाले जितने भी हमारे पास वर्ण हैं वो किस में चले जाएंगे, अल्प प्राण में चले जाएंगे, और इवन वाले महाप्राण में चले जाएंगे। तो अगर अब मैं देखूं ता वर्ग में, तो ये क्या है, पहला, ये क्या है, दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो इसमें दूसरा ता, था, दा, खा, तो ये दोनों दूसरा और चौथा जो है ये क्या है, महाप्राण। और अल्प प्राण कौन से हैं, ता और दा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग कैसे होता है, अघोष होता है। अघोष कहलाता है ये पहला और दूसरा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग में। उसके बाद आता है घोष, तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग होता है वो घोष कहलाता है। तो देखिए इसमें जो दो इंपॉर्टेंट है वो है पहला हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि अल्प अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। तो आपके पास वर्गों में आपको पता होना चाहिए कि का वर्ग में कौन से व्यंजन आ रहे हैं आपके, चा वर्ग में कौन से आ रहे हैं, टा वर्ग में। तो का वर्ग में जो पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा वो हो जाएगा आपके पास अल्प प्राण, और महाप्राण में जो दूसरा, चौथा और छठा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास महाप्राण व्यंजन। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं अंत्य अग्र स्वर क्या होता है, पार्श्व स्वर क्या होता है। अग्र स्वर होता है हमारे पास या और वा, पार्श्व स्वर होता है हमारे पास ला, लघुटित व्यंजन होता है हमारे पास रा। तो ऊष्म और संघर्षी व्यंजन जिसे किसे कहते हैं भाई, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे शा, शा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन सा आता है, क्षत्रिय, त्रय, यज्ञ। तो ये सब हमारे पास क्या आता है, संयुक्त व्यंजन आता है। बस अब लास्ट में हम देखते हैं संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। तो देखो संयुक्त व्यंजन के निर्माण के लिए ये टेबल है हमारे पास। ता और रा मिलकर क्या बनाते हैं,
ये बनाते हैं, का और शा मिलकर क्या बनाते हैं, श्रा बनाते हैं। ठीक है, जा और ज्ञा मिलकर क्या बनाते हैं, ज्ञान का, जैसे जिसको हम बोलते हैं ज्ञान, है ना। शाह जमा रा क्या बनाते हैं, श्रा। तो ये हो गया भाई संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। लास्ट की जो वर्णमाला है उसको हम एक शॉर्ट टेबल के थ्रू समझेंगे कि वर्णमाला के लिए जो टेबल है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, आसानी से आंसर कर पाओगे। कि स्वरों की संख्या हमारे पास कितनी है, 11, डिस्कस कर चुके हैं। अयोग व स्वर कितने होते हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 13। कुल स्वरों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 13। स्पर्श व्यंजन स्वर कितने हैं हमारे पास, 25। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है हमारे पास, 2। अंत जो अंत है व्यंजनों की संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 4। उष् व्यंजन हमारे पास कितनी है, हमारे पास 4। और व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट रूप से यानी मुक्त रूप से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारे पास, 4। कुल वर्णों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 52, जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये हमारा क्या था, एक क्विक रिवीजन था। अब ये जो आपके पास हिंदी की जो हमने वर्णमाला डिस्कस करी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं। वीडियो पसंद आ गई हो तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नए हिंदी के सेशन में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।